ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आइजैक एसिमोव की लिखी हुई क्रिसमस ऑन गैनीमीड है। इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है, तो आओ सुनो कहानी गैनीमीड पर क्रिसमस। क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन यही कोई एक आध हफ्ते दूर रहा होगा। उस बड़ी सी गुंबद वाली बड़ी सी इमारत के भीतर जो पुस्तकालय था उसके बीचों बीच खड़ा हो गैनीमीडन प्रोडक्शन कंपनी का लाइन मैनेजर ओलफ जॉनसन बड़ी खुशी से गा गुनगुना रहा था। और खुश हो भी क्यों ना, अरे भाई ये जो टिकरा उसने अपने सर फोड़ लिया था वो क्रिसमस के त्योहार पर पूरे क्रिसमस ट्री को सजाने का, उसको पाकर वो बड़ा खुश था। ये सब बीड़ा उसने अपने आप ही सर उठाया था। तो ओलफ कभी इधर जाता कभी उधर जाता। उसके इर्द गिर्द हजारों बोरियां पड़ी हुई थी। बोरियों के भीतर कहीं घंटियां, कहीं गेंदे, कहीं सलमे सितारे थे। ओलफ उनको निकालता नहीं थकता था और बार बार सीढ़ी पे चढ़कर उस क्रिसमस ट्री को सजाने में लगा हुआ था। खुशी से नाचता गाता ओलफ क्रिसमस ट्री को सजा ही रहा था कि अचानक पुस्तकालय के बीचों बीच जो है एक बड़ा सा छत के ऊपर एक लाल बटन था। वो बजने लगा, बीप पीप पीप पीप। बटन के बजते ही ओलफ वहीं थम गया। पुस्तकालय में लगे लाल बटन के बजने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि गैनीमीडन प्रोडक्शन कंपनी की जो लाइन है, असेंबली लाइन, उस पे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन ठप पड़ गया है। ठप तेरे की फिर अड़ंगा, ओलफ ने सोचा और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरा। वो लाल बटन ऊपर से लगातार बेप 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 करता चला जा रहा था। ओलफ ने सोचा कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन रुक तो गया है, मगर क्यों? अगले ही पल ये सोचता हुआ ओलफ जॉनसन सीधे पहुंचता है कमांडर स्कॉट पेलहम के दफ्तर में। वहां जाता है तो देखता क्या है कि वहां वो ही नहीं बल्कि सारे आला अफसर मौजूद हैं और सब के सब सुई पटक सन्नाटे में खड़े हुए हैं। ओलफ भी जाकर उस भीड़ में शामिल हो गया। वहां कमांडर स्कॉट पेलहम चुपचाप अपने दोनों हाथ मेज पर टेके खड़े हुए थे और कांच की उस जो मेज थी उसको वो अपनी उंगलियों से टपटपा रहे थे। ओलफ जॉनसन के अंदर दाखिल होते ही कमांडर स्कॉट पेलहम ने बोला, आइए ओलफ जॉनसन, आइए। लाइन मैनेजर, क्रिसमस के त्योहार के मुख्य सजावट सलाहकार, आइए भाई आइए, स्वागत है आपका। ओलफ फक पड़ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो चुपचाप जाके खड़ा हो जाता है। कुछ देर तो वैसा ही सन्नाटा बना रहा। उसके बाद फिर अचानक कमांडर जो है वो जोर से टेबल पे अपना हाथ पीटता है, बोलता है कि किसने, मैं कहता हूं कि किस गधे, किसने बताया उनको, उन बददिमाग बचकाने बेवकूफ ओसियों को कि ये सब होता है, कि परियों की किससे कहानियां किसने जाकर सुना दी उनको? किसने? आपने? किसने? सब चुप। ओलफ जॉनसन थोड़ा गला खराशता है। वो बगले झांक ही रहा था कि कमांडर स्कॉट पेलहम उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, हाँ जैसा कि मुझे शक था, जॉनसन इधर आओ। ओलफ जीजू करते हुए एक आध दो कदम अपने कमांडर के सामने रख देता है और जाके खड़ा हो जाता है। हाँ तो सुना है कि कल तुम प्रोडक्शन लाइन पे गए थे। जी 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 वो कैरन की पत्तियां, वो पेड़ पत्तियां कम, वो पियस पियस मैं गया था, लेकिन ना जाने क्या बकबकाता हुआ अपने हाथ पैर हवा में घुमाता फिराता हुआ ओलफ जॉनसन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कमांडर स्कॉट पेलहम ने उसको वहीं रोकर बोला, चुप, अटेंशन, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुमने कल जाकर उनको किससे सुनाए थे, वो परियों के, वो पकी दाढ़ी वाले बूढ़े के,
वो जो लाल लिबास में इधर उधर चलता है स्लेज गाड़ी पर बैठकर और बच्चों को खिलौने भी देता फिरता है। बताया था कि नहीं? ओलिव जॉनसन को काटो तो खून नहीं। ना ना कमांडर कमांडर, ऐसा है कि वो कल कल प्रोडक्शन में तो वो जब जब कभी 5% तो मुझे लगा कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? क्या तुमने उनको किस्से कहानी सुनाए थे? क्या तुमने बोला था कि हर एक क्रिसमस में जो सांता क्लॉज है वो ऐसे ही स्लेज गाड़ी पर आता है और सबको तोहफे बांटता रहता है? हाँ या ना? हाँ हाँ, पर ऐसा होता है ना सर, होता है कि नहीं? तभी तो देखिए क्रिसमस। चुप! मैं कहता हूं नॉनसेंस। अरे क्या जरूरत है तुम्हें उनको ये किस्से कहानी जाकर सुनाने की? अब वो बचकाने, बिगड़ैल और बेवकूफ ओसीज मेरे पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने काम ठप कर दिया है। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा। ओलिव जॉनसन डर से थर-थर कांपने लगा। और जानते हो क्या कहते हैं? वो बददिमाग बचकाने ओसीज कहते हैं कि जब तक क्रिसमस पे सांता क्लॉज खुद आकर स्लेज गाड़ी में बैठकर आकर उनको वो तोहफे नहीं देंगे, वो तब तक काम नहीं करेंगे। तुम बताओ कि मैं यहां पर गैनीमीड पर उनके लिए क्रिसमस फादर कहां से लाऊं? कमांडर ये कहकर चुप हो गया। दूर कोई हंसा। कमांडर ने अपनी गर्दन टेढ़ी करी और उसको देखा। जो भी शख्स हंसा था उसकी हंसी फौरन खांसी में बदल गई। अब चारों तरफ कौन खड़ा था ये मतलब नहीं था। मकसद बस इससे था कि कमांडर उसके ठीक नाक के सीध में खड़ा हुआ था, डर से कांपता हुआ लाइन मैनेजर ओलिव जॉनसन। मतलब साफ है। मतलब ये है कि गैनीमीड प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर इस समय खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। ये सब आप ठीक तरीके से जानते हैं, मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कमांडर स्कॉट पेलहम ने बोला। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि अभी साल खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं है, मगर हमारा कोटा पूरा 5% बकाया है। मतलब साफ है, प्रोडक्शन ठप है, कोटा 5% बचा हुआ है, जो कि कभी भी कतई पूरा हो ही नहीं सकता। और कोटा टाइम से खत्म हुआ नहीं तो उसका नतीजा आप सब जानते हैं। गैनीमीड में जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें से जो सबसे गंदी नौकरियां हैं वही आएंगी हमारे लिए। हो सकता है कि प्रोडक्शन कंपनी बंद हो जाए और जो बाकी नौकरियां हैं वो ऐसी आए, निकृष्ट आए कि आप उनको करना ही ना चाहें। तनख्वाह कटेगी वो अलग। अब हम क्या करेंगे कमांडर? किसी एक ने पूछा। कमांडर बोला, वाजिब सवाल। आप ये सवाल लेकिन मुझसे मत करिए। ये आप मानते हैं कि समस्या आन खड़ी हुई है? सबने सर हिलाया। आप ये भी मानते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए? सबने दोबारा सर हिलाया। अब मैं आपको इसका एक निदान बताता हूं। समाधान तो नहीं जानता, मगर ये जानता हूं कि जिसने समस्या खड़ी करी है, समस्या का समाधान भी उसी को करना चाहिए। कमांडर स्कॉट पेलहम ने सीधा ओलिव जॉनसन की तरफ उंगली दिखा दी। ओलिव जॉनसन तो सर पकड़ के बैठ गया, मगर क्या बोलता? कमांडर स्कॉट पेलहम अपने दूसरे दफ्तर जाता है। वहां पे उसका साथी सैम पियर्स माइक्रोस्कोप से जो है कैरन पेड़ की पत्तियों का मुआयना कर रहा था। आंख को माइक्रोस्कोप से बिना हटाए सैम पियर्स ने कमांडर से पूछा, हाँ भाई पहले तो क्या कहा उन औसियों को तुमने? दिमाग खराब कर दिया। अरे कहना क्या है पियर्स, कहना क्या है? यही कहा कि काम चालू कर दो, चीनी का कोटा दोगुना ले लो। साथ ही बोला कि हो ना हो क्रिसमस फादर तुम्हारे लिए जरूर आएंगे, तोहफे भी लाएंगे। अच्छा, कैसे लाओगे सांता क्लॉज को उनके लिए? बताओ। अच्छा है,
काम चालू हो जाएगा अगले 1 आध घंटे में, मगर कब तक? तब तक ना जब तक कि क्रिसमस नहीं आ जाता और उन ओसियों को यह नहीं पता चल जाता कि क्रिसमस फादर तो आएंगे ही नहीं। सिर्फ तब तक। कमांडर खींचता है, बोलता है, ऐसा है, इतनी हिम्मत है तो जाकर खुद उन ओसियों से बात कर लो। हिम्मत है ना, यहां बैठे ताने कसते हो। अच्छा ये बताओ, कमांडर ने पियर्स से बोला, कि वो हमारा विज्ञान शिरोमणि पॉल बेंसन कहाँ है? दिख नहीं रहा है आजकल। पियर्स बोला, अरे विज्ञान शिरोमणि नीचे तहखाने में कुछ उठापटक कर रहे हैं, किसी चीज के कल पुर्जे खोल रहे हैं। नीचे तहखाने की सीढ़ियों में उतरता है, तहखाने में दाखिल होता है तो क्या देखता है कि पॉल बेंसन जो उसका वैज्ञानिक था वहां जमीन पे बैठा, बिल्कुल कुछ कल पुर्जों के बीच में घिरा हुआ है और कुछ लगा हुआ है, कुछ उल्टा सा उपकरण, पता नहीं क्या है, उसको कुछ पेचकस से कसने में लगा हुआ है। अरे बेंसन, क्या कर रहे हो? कमांडर ने जाकर पॉल बेंसन से पूछा। ओ कमांडर, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, क्या कर क्या रहे हो तुम? पॉल बेंसन ने कमांडर को बताया कि भाई ऐसा है कि ये जो स्लेज है वो पृथ्वी से जब पिछली बार वैज्ञानिक आए थे तो वो ले आए थे। उनको लगा कि शायद जो बाकी उपग्रह होते हैं वहां पर भी बर्फबारी होती है वहीं की तरह गैनीमीड पर, मगर उनको क्या मालूम कि यहाँ तो बर्फबारी होती नहीं है। अब ये जो स्लेज है ये यहाँ पड़ा जंग खा रहा था, तो मुझे लगा कि चलो इसका कुछ आविष्कार करें इसके साथ। तो बस शायद एक कोई उड़ने वाला स्लेज बना रहा हूं, क्या पता चल पड़े। कमांडर स्कॉट पिलहम उसकी बात सुनकर थोड़ा खुश हुए और बड़े ध्यान से उस उपकरण को देखने लगे। स्लेज तो था, थोड़ा जंग लगा हुआ था वो अलग बात है, और ये तुम क्या कर रहे हो उस पे? पॉल बोला, अरे जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के जो वो रोटर मोटर है ना, उसको निकाल के मैं इसके नीचे लगा रहा हूं, क्योंकि इसको लगाने से ही तो वो उड़ने वाला स्लेज बनेगा। कमांडर, तुमको यकीन है कि ये उड़ सकेगा? यकीन है? अरे 100% यकीन है। जरा समझाओ। देखिए कमांडर, ऐसा है कि ये मैं पहली बार नहीं सोच रहा हूं, या मैं ही कोई अकेला वैज्ञानिक नहीं हूं जो ये करता है। अरे पृथ्वी पर तो 1000 वैज्ञानिक लगे रहते हैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा करने में जिससे कि वो हवाई जहाज को और बेहतर बना सके। वो लगे रहते हैं ये मोटर रोटर लगाने में, मगर क्या है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत भारी है। गैनीमेड पर लेकिन गुरुत्वाकर्षण ठीक 1/3 है, इसलिए उसकी बहुत कम जो है शक्ति लगती है, बहुत कम पावर में ही ये जो स्लेज है ना ये मोटर रोटर उड़ा ले जाएगी। और एक बार ये चारों इस पे लग गए ना कमांडर, मैं आपसे कह दे रहा हूं ये आराम से उड़ेगा। बस आप मुझे 2 घंटे दीजिए, अभी तैयार करता हूं। अरे अंधा क्या चाहे 2 आंखें। कमांडर स्कॉट पिलहम की तो बातें खिल गई। पॉल बेंसन से बोले, अच्छा विज्ञान शिरोमणि, ये बताइए कि इसको आप या मैं उड़ा सकते हैं? अरे कमांडर, आप मैं क्या, कोई बच्चा भी उड़ा ले। अरे बहुत आसान है। तो एक काम करना, वो जो बाहर पर्पल वुड पड़ी हुई है ना, ढेर जो लकड़ियां हैं यहाँ की, उनको लेकर जरा ये स्लेज गाड़ी के नीचे कुछ 20 फीट की 2 डंडियां लगा देना। अब भाई स्लेज गाड़ी बनी है तो रेनडियर खड़े करने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए कि नहीं? कमांडर स्कॉट पिलहम पहली बार थोड़ा खुश हुआ। पॉल बेंसन के कुछ समय में तो नहीं आ रहा था, मगर उसने सर हिला दिया और बोला, हाँ उसमें कौन बड़ी बात है, अरे वो तो बस बहुत आसान है। और वो आपका जॉनसन कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता? जॉनसन, ओलफ जॉनसन, लाइन मैनेजर श्रीमान ओलफ जॉनसन तो अभी जरा व्यस्त हैं। अब आप सुनिए कमांडर स्कॉट पिलहम के आगे की योजना। भाई देखिए, अभी तक उनको उड़ने वाली स्लेज गाड़ी तो मिल चुकी थी पॉल बेंसन की बदौलत। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि भैया 8 रेनडियर कहां से लाए जाएं? तो थोड़ा सोचने पर कमांडर को याद आया कि अरे पृथ्वी की तरह यहां पे रेनडियर नहीं तो क्या, अरे गैनीमीड पर अनोखे अनूठे जानवर तो हैं, स्पाइनी बैग्स तो हैं। अरे 8 रेनडियर ना सही,
8 स्पाइनी बैग्स सही। अरे जब गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है तो फिर क्या स्पाइनी बैग्स को रेंडियर नहीं बनाया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, और ये जो स्पाइनी बैग्स है ना, ये एक अजीब से प्राणी होते हैं जो कि गैनीमीड में पाए जाते हैं। वो अजीब से कुबड़ काबड़ से होते हैं, वो कुबड़ा निकला रहता है और बड़ी सी कटीली उनकी पीठ होती है, छोटी सी मोटी सी दुम जिसको वो इधर से उधर लड़खड़ाते रहते हैं और हिलाते रहते हैं और उससे अपना शिकार करते हैं, और 2 बड़े बड़े हाथी जैसे कान। अब कमांडर स्कॉट पेलहम सीधे जाकर ढूंढते हैं ओलफ जॉनसन को और उसको आदेश देते हैं, 1 नहीं 2। पहला कि जाकर 8 स्पाइनी बैग्स पकड़ कर लाए, क्योंकि क्रिसमस अब दूर नहीं था। और दूसरा आदेश ये कि स्लेज तो मिल गया, स्पाइनी बैग्स यानी कि रेंडियर भी मिल जाएंगे, और आदेशानुसार क्रिसमस फादर जो है यानी कि सांता क्लॉज बने ओलफ जॉनसन। तो ओलफ जॉनसन एक बार फिर सर पकड़ के बैठ गया और इंतजार करने लगा अगले दिन का, अगली सुबह का, क्योंकि उसको सुबह होते ही पौ फटते ही निकल जाना था 8 स्पाइनी बैग्स पकड़ के लाने के लिए। स्पाइनी बैग्स का शिकार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना था लाइन मैनेजर ओलफ जॉनसन को। मरता क्या ना करता। अगले दिन सुबह हुई और निकल चला ओलफ जॉनसन अपना मास्क लगाए और ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लटकाए, अपने सूट बूट धारण करे हुए गैनीमीड की जमीन पर बाहर। कुछ दूर ही चला था कि देखा पहाड़ी के पीछे थोड़ी सी घास है और थोड़ी सी धूप, उसी में कई सारे कुबड़ कावड़ जो हैं स्पाइनी बैग्स, वो बैठकर घास चर रहे हैं। ओलिव जॉनसन को याद था कि ठीक औसियों की तरह ही कुबड़ कावड़ों को यानी कि स्पाइनी बैग्स को भी मीठा पसंद है, इसलिए वो शक्कर के कई गोले अपनी जेब में ले गया था। ओलिव जॉनसन ने सीधे अपना जो नजर थी उन कुबड़ कावड़ों के झुरमुट की तरफ दौड़ाई, गिना 1 2 3 4 12 15, यही कोई 15-20 थे। वो खुश हुआ, इनमें से कम 8-10 तो हाथ आ ही जाएंगे, अरे कौन बड़ी बात है। ओलिव जॉनसन धीरे धीरे उन कुबड़ काबड़ का जो झुरमुट था उनके पास गया, जो झुंड था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और दास्ताने पहने ही 1 नहीं 2 शक्कर के छोटे छोटे गोले निकालकर अपनी हथेली पर रख दिए और जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। कुबड़ काबड़ों ने यानी कि जो स्पाइनी बैग्स थे उन्होंने ओलिव जॉनसन को देखा, एक दूसरे को देखा, और फिर अपने बड़े बड़े हाथी जैसे कान लहराए और दोबारा एक बार घास खाने लगे। कुछ देर तो ओलिव जॉनसन वहीं हाथ फैलाया अपनी हथेली पर 2 जो शक्कर के गोले थे वो लेकर खड़ा हुआ था। तभी अचानक एक कुबड़ कावड़ उठा और धीरे धीरे दुम को हिलाते हुए अपने कान फड़फड़ाते हुए चला ओलिव जॉनसन की ओर। ओलिव मनी मन खुश हो रहा था, उसको लगा चलो भैया पहला बकरा यानी कि कुबड़ कावड़ फंसा। कुबड़ कावड़ धीरे धीरे ओलिव जॉनसन के पास आया। ओलिव जॉनसन हाथ फैलाए, हथेली फैलाए, उस पर रखे हुए वो 2 जो शक्कर के गोले थे वो खड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। वो कुबड़ कावड़ भी मुस्कुरा रहा था। वो आया, पलक झपकते ही जो है उसने हथेली से ओलिव जॉनसन की वो दोनों शक्कर के गोले खा लिए और फटाफट, इससे पहले कि ओलिव कुछ भी कर पाता, वहां से छूमंतर हो गया। ओलिव को लगा धत तेरेगी, मगर ओलिव को ये समझ में आ चुका था कि अब उसको क्या करना है, थोड़ा और मुस्तैदी दिखानी है। इसलिए उसने अपनी जेब में हाथ डाल के 2 और शक्कर के गोले निकाले और एक बार फिर उस ही कुबड़ कावड़ के पास जाकर अपनी हथेली बढ़ाकर खड़ा हो गया और सोचा कि इस बार जैसे ही ये मेरे पास आएगा और मेरी हथेली से ये 2 शक्कर के गोले खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालेगा, मैं इसको बगल में दबोच लूंगा। फिर वही हुआ, कुबड़ कावड़ धीरे धीरे आया। बाकी के कुबड़ कावड़ तो अपनी घास चर रहे थे, ये वाला जो था वो ओलिव जॉनसन के पास आकर पहले ओलिव को देखता है, मुस्कुराता है, ओलिव भी उसको देखकर मुस्कुराता है, दोनों की आंखें गोल गोल घूमती हैं और उसके बाद पलक झपकते ही कुबड़ कावड़ ओलिव की हथेली पे जो 2 शक्कर के गोले थे उसको खाकर ऐसा छूमंतर होता है कि भाई ओलिव देखता रह जाता है। ये तो ओलिव की बेइज्जती थी। अरे
गैनीमीड का प्राणी पृथ्वी के प्राणी से ज्यादा शक्तिशाली कैसे? ओलफ ने सोचा कि इस बार मुझे कुछ करना होगा। आखिरकार उसके अकल आए कि भाई हथेली पर रखकर नहीं, उंगली और अंगूठे के बीच में दबाकर इसको खिलाना होगा, ताकि जैसे ही मैं इसके मुंह में डालूं और ये मेरी तरफ आए, मैं इसको दबोच लूं बगल में। अगली बार ओलफ ने यही करा, मगर दबोच नहीं पाया। जब चौथी बार उसने यही करा और दबोचने की कोशिश करी और शक्कर भी नहीं छोड़ी, तो भैया कुबड़ काबड़ ने उसको दांत काट लिया। ओलफ जॉनसन वहां से भाग गया, मगर फिर वापस आया कि भैया मरता क्या ना करता। करते करते धीरे धीरे ओलफ जॉनसन और उस कुबड़ काबड़ को पता चल चुका था कि भैया यहां मामला गर्मा रहा है और अब तो जो है तनातनी होगी और बात जो है वो मल्ल युद्ध तक आ गई है। फिर क्या था, यहां से आया कुबड़ काबड़, वहां से आया ओलफ जॉनसन। दोनों देशों को पटकते उठाते करते करते आखिरकार ओलफ जॉनसन ने काबू पा लिया उस कुबड़ काबड़ पर और सीधे घसीटता हुआ ले गया उस गुफा की ओर, जहां पर उसने पूरे इंतजाम करे हुए थे कुबड़ काबड़ों को पकड़ने के लिए। बाकी के जो कुबड़ काबड़ थे वो चुपचाप अभी बैठे हुए घास चर रहे थे। शायद उनकी यही नियति थी कि वो अपने साथी को ऐसा पकड़े जाते देख चुपचाप बैठे रहें और घास चरते रहें तब तक जब तक कि उनका नंबर ना आ जाए। धीरे धीरे कुबड़ काबड़ जो थे जितने भी वहां बैठे हुए थे उसमें से 7 अदद और ओलफ जॉनसन ने पकड़े और गुफा में जाकर बंद कर दिए और फिर चैन की सांस ली। अब बस सरदर्दी थी तो एक बात की, वो ये कि उसी को अब सांता क्लॉज बनना था। आखिरकार क्रिसमस ईव आ ही गई। एक तरफ तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे, जुटे हुए थे उन 8 कुबड़ कावड़ यानी कि 8 स्पाइनी बैग्स को रेंडियर्स में परिवर्तित करने के लिए। रस्साकशी चल रही थी, खींचातानी चल रही थी। सबसे पहले नंबर आया उसी रेंडियर का यानी कि उसी कुबड़ काबड़ का जिसको कि ओलफ जॉनसन ने सबसे पहले पकड़ा था। बड़ी देर कोशिश के बाद भी जब वो काबू में नहीं आया तो किसी ने सुझाया कि भैया ऐसा है कि उनको तो पिलाओ ब्रांडी। सुनते हैं कि गैनीमीड के जो प्राणी है खास करके कुबड़ काबड़, उनको ब्रांडी बड़ी पसंद है, वो भी पृथ्वी से आई हुई। तो फौरन ब्रांडी की एक बोतल लाई गई। उस कुबड़ काबड़ को लगातार 5 मिनट तक ब्रांडी की बोतल गटकाई गई, पिलवाई गई। उसके बाद उसकी आंखें इधर उधर 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 गोल 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 चलने लगी और मुस्कुराने लगा। फिर उसने कुछ भी विरोध नहीं करा, चुपचाप जो कुबड़ काबड़ है वो रेंडियर बनने को तैयार हो गया। फौरन उसके 4 लकड़ियां लगाई गई जो कि बने रेंडियर के सींग। उसके गले में घंटियां बांधी गई, उसको अच्छे से चमकीले खुर जो थे उसके उसमें चमकीली चीजें लगाई गई, थोड़ा वो सलमे सितारे लगाए गए और उसके बाद उसको तैयार करके एक तरफ खड़ा कर दिया गया यानी कि स्लेज के ऊपर बांध दिया गया। धीरे धीरे एक एक करके जो बाकी 7 कुबड़ काबड़ थे उनका भी यही हशर हुआ। पहले उनको ब्रांडी पिलाई गई और उसके बाद उनको तैयार कर दिया गया ठीक रेंडियर के हुलिये में। और जैसे जैसे यहाँ पर 8 रेंडियर जो थे वो तैयार हो रहे थे यानी कि जो 8 कुबड़ काबड़ थे वो रेंडियर में परिवर्तित हो रहे थे, दूसरे कमरे में हमारे जो लाइन मैनेजर थे ओलफ जॉनसन, वो भी क्रिसमस फादर यानी कि सांता क्लॉज में परिवर्तित हो रहे थे। उनको पसंद तो बिल्कुल नहीं आ रहा था ये सब, मगर क्या करते। अब हुआ यूं कि जब 8 रेंडियर तैयार हो गए, उनको स्लेज के ऊपर बांध दिया गया, क्रिसमस फादर यानी कि सांता क्लॉज भी तैयार हो गए, तो सब लोग जाकर इकट्ठा हो गए और बाहर जाके खड़े हो गए क्योंकि बस 12 बजने ही वाले थे रात के और किसी भी समय इस उड़ने वाली स्लेज को क्रिसमस फादर को लेकर जाना था पहाड़ी के उस पार, जहां पर कमांडर स्कॉट पेलहम और सैम पियर्स सभी ओसियों के साथ फैक्ट्री में सैनी क्लॉज यानी कि सांता क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, ये जो ओसीज हैं इनका नाम ओसीज क्यों पड़ा? तो गैनीमीड के जो प्राणी है ओसीज हैं, उनका नाम ओसीज इसलिए पड़ा क्योंकि वो पृथ्वी पर बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रिच होता है ना, शुतुरमुर्ग, वो वैसे ही दिखते हैं। बस ये है कि थोड़े छोटे शुतुरमुर्ग हैं और उनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है, इसलिए क्या है वो थोड़ा टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, थोड़ी गैनीमीडन में और थोड़ा अंग्रेजी में। तो सांता क्लॉज बन जाते हैं सैनी क्लॉज और स्टॉकिंग्स बन जाते हैं सॉकिंग्स। आइए देखते हैं क्या हुआ।
अब ओलफ जॉनसन जो बने सांता क्लॉज और जो 8 कुबड़ कावड़ यानी कि स्पाइनी बैग्स बने रेंडियर सब के सब बाहर लाए गए। रेंडियर को तो पहले ही स्लेज पे बांध दिया गया था, उड़ने वाली स्लेज पर, और अब हाथ पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के लाया जा रहा था सांता क्लॉज यानी कि ओलफ जॉनसन को। ओलफ बोलता, अरे नहीं पॉल, बेंसन यार तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे विज्ञान शिरोमणि, ये तुम्हारा आविष्कार जो है ये मुझे ले डूबेगा। अरे इनका तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो फिर भी जानवर है, मेरा क्या होगा? अरे भाई मुझे वापस पृथ्वी पर जाना है, शादी करनी है। बेंसन समझा रहा था, देखो कुछ नहीं होगा, मैंने इसको एक बार इससे उड़ के देख लिया है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम जिंदा बिल्कुल वहां पहुंचोगे, वापस भी आओगे, चिंता मत करो। घसीट घसीट किसी तरह खींचातान कर ओलफ जॉनसन को भी जाकर स्लेज पे बिठा दिया गया और उसको बांध दिया। यहां 8 के 8 रेंडियर तैयार थे ही। उसके बाद जैसे ही ओलफ जॉनसन स्लेज पर बैठा तो पॉल बेंसन ने बटन दबाया, स्लेज धीरे धीरे उड़ना शुरू हुआ, गैनीमेड की जमीन से उठना शुरू हुआ। पॉल बेंसन ने फटाक से रिमोट कंट्रोल जो है वो ओलफ जॉनसन को थमाया और उसको बोला कि ठीक है, आओ उस तरफ मिलते हैं। बेचारा ओलफ जॉनसन डर के मारे वो स्लेज में, उड़ने वाली स्लेज में बैठा हुआ था और जो 8 रेंडियर यानी कि स्पाइनी बैग जो थे वो इधर उधर आंखें मटकाते, गोल गोल देखते, मुस्कुराते, हिनहिनाते और बड़े बड़े जो अपने कान थे वो फड़फड़ाते हाथी की तरह और दुम इधर से उधर करते हुए, मारते हुए उड़ चले। वो बेचारा उड़ता लुढ़कता पुड़कता जो है वो हिलता डुलता जो उड़न खटोया था, उड़ने वाली स्लेज थी, वो अपने गंतव्य स्थल यानी के पहाड़ी के उस पार फैक्ट्री में जाने को तैयार हो गई और धीरे धीरे बढ़ने लगी। रास्ते में कितनी आफत आन पड़ी मैं क्या बताऊं आपको, बस ये समझिए कि लेते देते जैसे कि तैसे वो पहुंचे हैं पहाड़ी के उस पार। पहाड़ी के उस पार जब पहुंचे तो आलम यह था कि हमारे सांता क्लॉज यानी कि ओलफ जॉनसन स्लेज और जो 8 के 8 रेंडियर यानी कि स्पाइनी बैग्स जो रेंडियर बन चुके थे वो उल्टे पौधे मुंह लटके हुए थे स्लेज पे किसी तरह, क्योंकि बंधे ना होते तो गिर जाते। और ऐसे उबड़े खाबड़े और बिल्कुल लड़खड़ाते हुए लुढ़कते पुढ़कते हुए स्लेज जो है वो झूलती जालती आ पहुंची पहाड़ी के उस पार, जहां पर कमांडर स्कॉट पेलहम और ढेर सारे बदतमीज, बददिमाग और बचकाने ऑसीज उनका इंतजार कर रहे थे। स्लेज के आते ही देख वो बड़े खुश हो गए और तेजी से उछल के बोलने लगे, सानिकोस 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 सानिकोस। कमांडर स्कॉट पेलहम ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, अरे यार पियर से क्या हो रहा है, ये क्या बचकानों के बीच में लाकर मुझे फंसा दिया है? और वो अंदर मैंने देखा था एक बड़ा सा छेद है फैक्ट्री की वो छत पर, उसको बंद करवा देना। पियर्स हंसते हुए बोला, अरे वो छेद नहीं है, यहाँ चिमनी नहीं है ना, तो ओसियो ने सैनिकोस के रास्ते को रास्ता देने के लिए अंदर ताकि वो दाखिल हो सके इसलिए चिमनी बनाई है। यहाँ पे चारों तरफ शोरगुल मचा हुआ था, सैनिकोस 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 आ गए, सैनिकोस आ गए। किसी तरह जो वो उड़ने वाला स्लेज था जो कि सैनिकोस और 8 रेंडियर को लिए हुए आता चला जा रहा था, वो आके फैक्ट्री के ठीक सामने जमीन पर उतरता है। ओलफ जॉनसन बिल्कुल डर से कांप रहा था, घबराया हुआ था, मगर किसी तरह मुस्कुराया। उसको देख देख के सारे ऑसीज और चिल्लाने लगे, सानिकोस सानिकोस सानिकोस। ओलफ जॉनसन चुपचाप स्लेज से उतरा और पीछे के रास्ते जो सीढ़ी लगाई हुई थी उसके लिए उससे जाकर चढ़ के सीधा उस छेद से धड़ाम से नीचे आकर फैक्ट्री के अंदर घुसा। उसके पीठ पर एक बड़ा सा बोरा भी था, बोरे में थी ढेर सारी चमकीली गेंदें। उसको वहां पे गिरता हुआ देख चिमनी के मतलब वो जो छेद था, जो चिमनी नुमा छेद था, वहां से जब वो नीचे गिरा फैक्ट्री की जमीन पर तो उसको गिरता देख सारे ओसी फिर से बड़े खुश हो गए और जोर जोर से गाना गाने लगे और चिल्लाने लगे, सानिकोस 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 सानिकोस। उसके बाद बेचारे सानिकोस उठे, उन्होंने अपने को संभाला और हर एक जो है ओसी था उसकी जो स्टॉकिंग यानी कि जो उनकी जुराबे मोजे स्टॉकिंग थे उसमें जा जाके वो रंगीन गेंदे चिलमिलाती चकमगाती गेंदे डालने लगे। यहाँ इनका काम धाम खत्म हुआ, उनको मिठाई विठाई बांटी गई, सभी ओसीज बड़े खुश हुए कि वहां ओलफ जॉनसन धीरे धीरे बाहर निकले और बोले, हो मैं चलता हूं अब तो, है मैरी क्रिसमस सबको और शुभरात्रि भैया। ये कहकर वो वहां से बाहर निकले धीरे धीरे। कमांडर स्कॉट पेलहम और सैम पियर्स भी ओसीज को संबोधित करते हैं और बोलते हैं, आप सभी को मेरी क्रिसमस, और याद रहे कल ठीक टाइम पर उठकर काम शुरू हो जाना चाहिए। अभी हम उत्पादन का जो कोटा है वो तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ में 5% और यानी कि 10%। हाँ कि ना? सभी ओसी चिल्ला दिए, सैनिकोस सैनिकोस, हाँ हाँ।
उसके बाद कमांडर स्कॉट पेलहम और सैम पियर्स वापस बाहर की ओर मुड़े। ऑसीज का जो सरदार था वो दौड़ के उसके पास आया और उनको हाथ लगाकर उसने रोका और बोला, सानिकोस सानिकोस। कमांडर ने बोला, अरे याद हो गया सानिकोस, अब काम शुरू करो काम। ऑसीज का सरदार बोला कि हमको चाहिए कि हर क्रिसमस में सानिकोस ऐसे ही हमारे पास तोहफे लेकर आए, हमें मिठाइयां दे, हम बड़े खुश होंगे। उड़ने वाली स्लेज हमको बहुत अच्छी लगी। कमांडर स्कॉट पेलहम ने बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, काम करो, आएगा, अगले साल भी आएगा। ये सुनते ही ऑसीज तो खुशी का उनके ठिकाना ही नहीं था, वो बड़े खुश हो गए और उसके बाद वो अपने अपने खिलौनों से खेलने लगे। यहाँ कमांडर स्कॉट पेलहम और सैम पियर्स दोनों बाहर जाते हैं ओलिव जॉनसन के पास, ओलिव को धन्यवाद देते हैं और सब दोबारा उसी उड़न खटोले में बैठकर दूसरी तरफ अपने घरों की तरफ जाने ही वाले थे कि स्कॉट पेलहम ने सैम पियर्स से और ओलिव जॉनसन से बोला, भाई हमने बहुत अच्छी चीज कर दी है, अब ये ओसी अगले 1 साल तक दिमाग नहीं खाएंगे। ओलिव ने पूछा, अगले 1 साल क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि इनको अगले साल फिर सानिकोस चाहिए। अरे साल में एक बार तो बनता है ना, बनता है कि नहीं? ठीक है पला टली, अब अगले साल सोचेंगे। लेकिन ओलिव जॉनसन को काटो तो खून नहीं, और उधर बगल में खड़ा सैम पियर्स मुस्कुरा रहा था। धीरे से बोला, स्कॉट शायद तुम भूल रहे हो। क्या? कमांडर स्कॉट पेलहम ने पूछा। तो सैम पियर्स ने बोला, ये पृथ्वी नहीं गैनीमीड है, गैनीमीड, यानी कि 1 साल 1 हफ्ते के बराबर होता है, यानी कि अगला क्रिसमस अगले हफ्ते।